डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमर फरूक और आप देख रहे हैं एम उमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 और जो क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो 1.1 है उस एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो 1.1 है आप लोगों की क्लास 9 की मैथ की। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा, और इसके अलावा इसमें आपको ये बताऊंगा कि उन क्वेश्चन को हल करने का आसान तरीन मेथड क्या है। इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पेपर के अगर हवाले से देखा जाए तो वो पेपर में अमूमन नहीं पूछा जाता। उसमें सिर्फ आपने इक्वल मैट्रिक्स ही बताना है कि मुसावी मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो हम इसमें सिर्फ इन दो क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पेपर के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के आने के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने जस्ट करना क्या होता है, ऑर्डर को फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ ऑर्डर को ही मालूम करना है। ऑर्डर वैसे होता है कि बेसिकली ऑर्डर में आपने रो की तादाद लिखनी होती है, एक मैट्रिक्स में रो कितनी है, और डैश बाय डैश लिख के आपने इसमें कॉलम्स बताने होते हैं, कॉलम्स कितने, उसमें आपने कॉलम्स को बयान करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है ए 1 2 3 4 6 7, कुछ भी लगा लें, चाहे 0 लिख लें, कोई भी लिख लें। अब ये क्वेश्चन है, इसमें रो कितनी होगी और कॉलम्स कितनी होगी। ये जो आपके 1 और 2 है ये आपकी रो 1 है, 3 4 आपकी रो 2 है, 6 7 आपकी रो 3 है। आपके पास इस मैट्रिक्स में 3 रो है। और कॉलम्स की बात की जाए तो इसमें एक ये कॉलम है 1 3 और 6 का, और दूसरा कॉलम है आपका 2 4 और 7 का, ये आपका पास दूसरा कॉलम है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर आपने इसका ऑर्डर लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। पहले आपने रो की तादाद लिखनी है, इसमें रो कितनी थी 3, तो 3 बाय, इसमें कॉलम कितने थे 2, 3 बाय 2, ये आपका इसका आंसर है। तो आपने जस्ट सिर्फ यही बताना है कि कितने इसमें रो आई हैं, कितने इसमें कॉलम आए हैं। रो को आपने अगर हाथ से देखना हो तो ऐसे देख लेगा, 1 2 3, ये आपकी 3 रो है। इस तरह को हाथ करने से जो आपके जितनी दफा आप इस तरह को हाथ करते हो उतनी आपकी रो होंगे कॉलम के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर। और इस तरह से हाथ को करने से जितनी दफा आप इस तरह के रकम्स को यानी जो वैल्यूज को टच कर सकते हो वो आपके कॉलम्स होंगे। इस तरह से जितनी टच करेंगे वो आपके रो होंगे, और इस तरह से जितनी आप वैल्यूज को टच करेंगे वो आपके कॉलम्स होंगे। इस तरह से 1 2 और 3 मैंने स्टेप्स किए, तो इसमें 3 रो है, और इस तरह से मैंने टच किया 1 2, इसमें 2 कॉलम्स है। तो बस कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे इस तरह से टच करके भी इजीली फाइंड कर सकते हो और बता सकते हो इसमें रो कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन लगाने, इसमें रो की बात की जाए 1 2, इसमें 2 रो है, और इसमें अगर कॉलम्स की बात की जाए 1 2 और 3, इसमें 3 कॉलम्स, ये आपका आंसर आ गया। ये इसका ऑर्डर है इस कॉलम का। तो 2 बाय 3 ये आपका ऑर्डर आ गया इस मैट्रिक्स का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ आपने ऑर्डर ही बताना है। ऑर्डर का मतलब भी क्या है, सिर्फ आपने रो और कॉलम्स की तादाद को बयान करना है। इजी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है a प्लस सी a माइनस a प्लस 2b और c माइनस 1 और 4d माइनस 6, ये आपका मैट्रिक्स बराबर हो गया एक दूसरे मैट्रिक्स 0 माइनस 7
0 माइनस 7 और इसके अलावा 3 2d। इसमें से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से आपने ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है, ए बी सी की कीमत को मालूम करना है। तो आपने सबसे पहले इसके इक्वेशन बनानी है। तो उस इक्वेशन को बनाने के लिए आप देखें कि ये जो वाला मैट्रिक्स है बिल्कुल इक्वल है इस मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स हमारा बिल्कुल इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो इससे साबित हुआ कि ये जो इसकी जो वैल्यूज है, इसकी जो पोजीशन होगी, उनकी पोजीशन बिल्कुल इक्वल होगी तो दूसरे मैट्रिक्स के। यानी कि अगर a प्लस सी इस पोजीशन पे है तो दूसरे मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे क्या है वो उसके बराबर होगा। दूसरे मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे 0 है तो a प्लस सी किसके इक्वल हो गया हमारा 0 के। इसी तरह a प्लस 2b किसके इक्वल होगा हमारा -7 की। और c -1 वो हमारा इक्वल हो जाएगा, इस पोजीशन पे 3 है तो 3 के। इस तरह 4d - 6 इक्वल हो जाएगा 2d के। इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशन बनेंगे। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसको इक्वेशन 3 कह दें, इसको इक्वेशन 4 कह दें। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब देखेंगे तो इस इक्वेशन में से अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात की जाए तो इसमें 2 इंग्लिश अल्फाबेट आ रहे हैं, ए और सी। इसमें भी इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात की जाए तो इसमें 2 आ रहे हैं, ए और बी। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है और वो है सी। तो आपने पहले उस इक्वेशन को सोल्व करना है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट का सिर्फ एक डिजिट आ रहा होगा। तो अगर हम पहले 3 इक्वेशन का जायजा करें तो वो जो तीसरी इक्वेशन है इसमें सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट का एक डिजिट आ रहा है। तो हम पहले इसी को सोल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे बाय सोल्विंग इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 को सोल्व कर रहे हैं। c -1 बराबर 3। तो a इधर क्या हो रहा है, सॉरी a इधर क्या हो रहा है माइनस, तो इक्वल की दूसरी तरफ जैसे ही जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने c फाइंड करना था, तो 3 + 1 तो हमारा c आ गया 4। 3 जमा कितना हो गया 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने एक इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब हमें वो इक्वेशन सोल्व करनी है जिसमें c आता होगा। तो इन जो बाकी 3 इक्वेशन बनी है तो इसमें जो इक्वेशन 1 है उसमें c आ रहा है। तो a + c = 0, इसमें c आ रहा है। तो आपने इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करनी है। तो आप लिख लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग the value of c in equation 1। इक्वेशन 1 में आपने c की वैल्यू को दर्ज करना है। तो आपकी जो c की वैल्यू है a + c = 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें आपने जस्ट करना क्या है, c की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो a + c की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर दे, कितनी है पुट कर दे, वो है 4 बराबर 0। 4 इधर प्लस हो रहा है, जैसे इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो आप 0 नहीं लिखेंगे, 0 डिजिट तब लिखा जाता है जब 0 डिजिट तब लिखते हैं जब उस साइड में कोई और इंसान ना हो। जब कुछ ना हो तो हम 0 लिखते हैं। जब -4 इधर आ गया तो फिर 0 की जरूरत नहीं है, तो आपने जस्ट -4 ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। अब आपने वही इक्वेशन सोल्व करनी है जिसमें जाहिर सी बात है आता होगा। आप सेम वही लाइन लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, क्योंकि अब इक्वेशन 2 में a आ रहा है तो उसमें आपने a की वैल्यू को पुट करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे a + 2b
इक्वल -7। इसमें आपने अब वैल्यूज को पुट करना है। ए की वैल्यूज क्या है आपका हमारे पास -4, तो ए की जगह आपने क्या पुट कर देना -4 + 2b इज इक्वल -7। क्योंकि अब 4 इधर क्या हो रहा है माइनस, तो हम उस जैसे इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने b को फाइंड करना है, तो इधर सिर्फ 2 भी रह गया -7, 4 इधर आके हो गया -7 के साथ प्लस, तो हमारा जो आंसर आया 2b इज इक्वल प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 4 को माइनस किया तो -3 आ गया। ये माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि जो हमारे पास इन दोनों में से बड़ी वैल्यू थी वो 7 थी, और 7 का जो साइन होगा वो ही आंसर के साथ आएगा, तो माइनस आ गया। 2 अब इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। जैसे हम 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा -1.5। ये आपका आपके पास अब वैल्यूज आ चुकी है बी की, ए की और सी की, यानी ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तो आपके पास सोल्व करने में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 4 रह गई है। अब आपने इस इक्वेशन 4 को सोल्व करना है। इक्वेशन 4 को सोल्व करने के लिए अब मैं ये ऊपर वाले साइड को रेज करने लगा हूं। क्योंकि इक्वेशन 4 में सिर्फ d की वैल्यू ही है, तो इसमें किसी और इक्वेशन की या किसी और डिजिट की वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आप जस्ट यहां पर यही लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4। अब आपने इक्वेशन 4 को सोल्व करना है। इक्वेशन 4 में है क्या 4d - 6 इज इक्वल टू d। अब 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, तो आपने करना क्या है, ये जो d वाली वैल्यू यानी जो वैल्यू फाइंड करनी हो आप उसको लेफ्ट साइड में ले जाए। जो वैल्यूज नहीं मालूम करनी यानी कि जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो गिनती के डिजिट है, आप उसे राइट साइड में लें। तो लेफ्ट साइड में 2d इधर प्लस और उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 6 इस तरफ माइनस हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से अरेंज करने पर लिखेंगे 4d 2d इधर प्लस उधर जाके क्या हो गया माइनस इज इक्वल 6 इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब ये भी d है और ये भी d है। 4d में से जब 2d आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जब 4 में से 2 माइनस किया तो आपके पास जस्ट आंसर आ गया 2d इज इक्वल 6। अब 2d के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप राइट साइड में जाएगा तो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल 6/2। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया d का 3 2 6, तो d इज इक्वल टू 3। आपके पास ये 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, a इज इक्वल -4, b इज इक्वल -6 और c इज इक्वल 4 और d इज इक्वल टू 3। तो आपके पास ये चारों वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं a b और c की।